1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हमने बात की। उस सिलसिले में ये बात बतानी ज़रूरी है कि जब पूरा देश आंदोलित था तब कुछ ऐसी पार्टियां थीं जिन्होंने उस समय इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया और कुछ ने तो अंग्रेज़ों का सहयोग भी किया। तो एक तो जो कम्युनिस्ट पार्टियां थीं वो, हालांकि कम्युनिस्ट पार्टियों का कांग्रेस से एक बड़ा अंतरंग रिश्ता था और आज़ादी के आंदोलन में एक अच्छी भूमिका रही थी, किसान आंदोलन में, तमाम मजदूर आंदोलनों में। लेकिन क्योंकि सोवियत रूस कम्युनिस्ट देश था और उसने एलाइड पावर्स के साथ था, यानी ब्रिटेन और अमेरिका के साथ था और जर्मनी के अगेंस्ट युद्ध हो रहा था, वो सही बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक तरह से वो, क्योंकि भाई जर्मनी और हिटलर फांसीवादी थे और पूरी दुनिया को गुलाम बनाना चाहते थे, तो वो एक युद्ध चल रहा था। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों ने ये एक गलती की कि वो ये नहीं समझ पाए कि किस तरह से हम द्वितीय विश्व युद्ध में फांसीवाद का विरोध करते हुए भी भारत के अंदर जो विशेष परिस्थितियाँ थी, जो अंग्रेज़ विरोधी थी और अंग्रेज़ों को उन पर नकेल डालने का, ये वो नहीं समझ पाए। तो एक तरह से विचारधारा की वजह से और एक राजनीति की गलत समझ की वजह से कम्युनिस्टों ने 1942 में जन आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी पार्टियां थी, जैसे आज जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी उस समय तो थी नहीं, उसके पहले जनसंघ थी, वो भी 1947 के बाद ही बनी। लेकिन हिंदू महासभा और आरएसएस थी, और हिंदू महासभा तो कुछ जगह पावर में भी थी, मतलब जो गवर्नमेंट में भी थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स 1939 में डिसमिस हो गई थी। उसके बाद जो कुछ सरकारें बनी, एक बंगाल की सरकार खास तौर पे, उसमें हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो एक तरह से वो मिनिस्टर थे। तो 1942 जब शुरू हुआ तो हिंदू महासभा और आरएसएस की क्या भूमिका रही, आरएसएस की भी क्या भूमिका थी, और आरएसएस ने भी, जो लोग कहते हैं कि हिस्सा नहीं लिया आज़ादी के आंदोलन में, ख़ास तौर पे 1942 में, उसकी सच्चाई क्या है ये हम आपको बताएंगे। तो देखिए तथ्य क्या है, तो हम तो आपके सामने तथ्य रख रहे हैं। तथ्यों में ये बात सामने आती है, विनायक दामोदर सावरकर जो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने चिट्ठी लिखी हिंदू सभा की सारी ब्रांचेस को, जिसमें इन्होंने कहा कि स्टिक टू योर पोस्ट्स, कि मतलब अपनी जगह पर कायम रहो, आंदोलन में हिस्सा मत लो, स्टिक टू योर पोस्ट। और जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी हिंदू महासभा के लोग हु आर मेंबर्स of municipalities, local bodies, legislatures, and those serving in the army to stick to their posts and not join the Quit India movement at any cost. But later, after requests and persuasions and realizing the importance of the bigger role of Indian independence, he started wavering and tried to change his position. Following the Hindu Mahasabha's official decision to boycott the Quit India movement, Shyama Prasad Mukherjee, leader of the Hindu Mahasabha in Bengal, which was part of a ruling coalition in Bengal led by Krishak Praja Party of Fazlul Haq, मतलब एक हिंदू महासभा एक मुस्लिम लीडर द्वारा एक जो पार्टी वो लीड कर रहे थे, उनके साथ गठबंधन सरकार में थी, जैसे बिल्कुल जैसे बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में सरकार बनाई, उस तरह की स्थिति थी। तो इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा के नेता थे, इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को चिट्ठी लिखी, 26 जुलाई 1942 की चिट्ठी, और उसमें उन्होंने लिखा इंग्लिश में, लेट मी नाउ रेफर टू द सिचुएशन दैट मे बी क्रिएटेड इन द प्रोविंस, मतलब बंगाल, एज अ रिजल्ट ऑफ एनी वाइड स्प्रेड मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द कांग्रेस। एनीबडी हु ड्यूरिंग द वॉर प्लान्स टू स्टर अप मास फीलिंग रिजल्टिंग इन इंटरनल डिस्टर्बेंसेज और इनसिक्योरिटी must be resisted by any government that may function for the time being। इसका मतलब है कि उन्होंने कहा कि कोई भी आंदोलन इस दौरान करेगा तो जो हमारी सरकार है उसको दबाने की पूरी कोशिश करेगी, ये उन्होंने अंग्रेज़ों को वादा किया। इन दिस वे ही मैनेज टू गेन इनसाइट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये जो एक तरह से उनकी ये जो पूरी कोशिश थी वो यही थी कि हम किस तरीके से अंग्रेज़ों के करीब जाएं। अब आप देखिए जो हिंदू महासभा के जो नेताओं की भूमिका थी वो संदिग्ध रही है, और संदिग्ध क्या, मतलब वो तो खुल के सामने आई गई। और भारतीय इतिहासकार आरसी मजूमदार, उन्होंने
इस चिट्ठी के बारे में कहा कि श्यामा प्रसाद एंडेड द लेटर with a discussion of the mass movement organized by the Congress. He expressed the apprehension that the movement would create disorder and will endanger internal security during the war by exciting popular feeling. And he opined that any government in power has to suppress it. But that according to him, that could not be done only by persecution. तो मतलब कहने का उन्होंने ये सुझाव दिए कि किस किस तरीके से अंग्रेज़ जो हैं उस आंदोलन का दमन कर सकते हैं। अब देखिए उस आंदोलन की क्या पहुंच थी कि अकॉर्डिंग टू जॉन एफ रिडिक, ब्रिटिश ऑफिसर, फ्रॉम 9 अगस्त 1942 टू 21 सितंबर 1942, मतलब एक महीने में केवल इस आंदोलन में आंदोलनकारियों ने दे अटैक्ड 550 पोस्ट ऑफिसेस, मतलब 550 पोस्ट ऑफिसेस पे हमला किया, 250 रेलवे स्टेशंस, 250 रेलवे स्टेशंस, डैमेज्ड मेनी रेल लाइंस, कई रेल की पटरियां उखाड़ दी, डिस्ट्रॉयड 70 पुलिस स्टेशंस, 70 पुलिस थाने उनको आग के हवाले कर दिया, एंड बर्न्ड और डैमेज्ड 85 अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कम से कम 85 और जो सरकारी दफ्तर थे उनको जला दिया। देवर अबाउट 2500 इंस्टेंसेस ऑफ टेलीग्राफ वायर्स बीइंग कट। उस समय जैसे टेलीग्राफ ही था एक मतलब सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, तो टेलीग्राफ वायर्स उन्होंने काट दिए ताकि अंग्रेज़ अफसर एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर पाएँ, जानकारी शेयर ना कर पाएँ। द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ वायलेंस अकर्ड इन बिहार। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिप्लॉयड 57 बटालियंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स टू रिस्टोर ऑर्डर। बिहार में बहुत बड़ा एक उभार हुआ और 57 बटालियंस सेना की लगानी पड़ी दबाने के लिए। अब क्या है कि जैसे बाकी जगह जो घटनाएं हुई, जैसे हमने कहा कि तालचेर, और भी उसमें कुछ नाम है, तालचेर है उड़ीसा में, तामलुक है, कोंटाई है और जगह हैं। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। आसिफ अली ने 9 अगस्त को AICC जो सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड किया था। और इसमें जो है एक इस तरीके से एक ऐसा माहौल बन गया था जिसमें सभी लोग शामिल हो रहे थे। लेकिन देखिए RSS, हिंदू महासभा की हमने बात की, RSS जो है वो भी वीर सावरकर की जो पोजीशन थी उसके वो करीब थे। और जो MS गोलवलकर जो उस समय के संचालक थे, जैसे आज मोहन भगवत हैं, उस तरह से गोलवलकर थे। और उन्होंने इस आंदोलन के बारे में कहा कि द बॉयज़ बिकेम रूली आफ्टर द 1920-21 मूवमेंट, मतलब 1920-21 के आंदोलन के बाद ही लड़के उद्दंड हो गए थे और कानून व्यवस्था नहीं मान रहे थे। अब आप सोचिए उस समय अंग्रेज़ों का कानून चल रहा था, उसको भारतीय क्यों मानते? यही तो पूरी लड़ाई थी आज़ादी के आंदोलन की कि भारतीय जो हैं उस कानून को नहीं माने। लेकिन गोलवलकर कह रहे हैं कि लोग कानून नहीं मांग रहे हैं, तो आप सोचिए गोलवलकर कहाँ खड़े हैं। उसके बाद गोलवलकर वांटेड इंडियंस टू रिस्पेक्ट द ड्रैकोनियन एंड रिप्रेसिव लॉज ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। क्यूरियसली ही एडमिटेड that this kind of negative attitude towards the Quit India movement did not go well even with RSS cadres। वो उन्होंने इस बात को माना कि RSS के जो उथल पुथल हुई है और RSS के खुद के जो काडर हैं उनके अंदर भी सवाल हो रहे हैं कि भाई ये आंदोलन बढ़ रहा है, हम क्यों ना इसमें हिस्सा लें। लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि तुम अपना काम करो, रूटीन वर्क करो। अब रूटीन वर्क उस समय RSS का तो यही था ना कि हिंदू मुस्लिम झगड़ों को बढ़ाना। अब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो उसमें रूटीन वर्क का क्या मतलब है? तो इसलिए ये जो एक बात थी कि जहाँ पर और उन्होंने उस पर एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि द संघ हैज़ स्क्रूपलसली केप्ट इटसेल्फ विद इन द लॉ एंड इन पर्टिकुलर हैज़ रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द डिस्टर्बेंसेज दैट ब्रोक आउट इन अगस्त 1942। तो अब ये जो पूरी आप देखिए एक बात है, ये मेरे हिसाब से एक शर्मनाक बात है। और इस चीज़ का आज भी RSS के नेता इसको छुपाते हैं। और आज आप जानते हैं कि BJP की सरकार है, सब कुछ है, लेकिन इस चीज़ पे कोई भी ऐसी बात जो है जब भी आती है तो कुछ अजीब तरह की लोग बातें करते हैं कि नहीं वो उस समय इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, जो भी वजह थी। सवाल ये है कि आपने उस समय अंग्रेज़ों का साथ दिया और कम्युनिस्टों ने तो विचारधारा की वजह से नहीं दिया, जो कि बहुत गलत था। लेकिन जो RSS के लोग थे ये तो अंग्रेज़ों की स्वामी भक्ति में लग गए थे, स्वामी भक्ति में अंग्रेज़ों की लगी।
तो ये एक बहुत एक अजीब सी बात है जो आपके सामने हम लाना चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।